अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है पावर फैक्टर और जनरेटर्स। एक एसी अल्टरनेटर और पावर फैक्टर का जो रिलेशन बनता है उसके बारे में आज सीखेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। पावर फैक्टर के बारे में तो आपको पता होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है इस ट्रेनिंग का, उसमें जो फोकस होगा वो ये है कि एक जनरेटर्स का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, कितना होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, पावर फैक्टर ऊपर जाता है या नीचे जाता है और क्या नुकसानात हो सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना होना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी का क्या लिंक है आपके पावर फैक्टर के साथ। चलें शुरू करते हैं। तो इस ट्रेनिंग में आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, ओवरव्यू दूंगा, एप्लीकेशन और आपके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि एक जनरेटर का पावर फैक्टर डिस्टर्ब होने से उस जनरेटर की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है आपके कैरियर ग्रोथ के लिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने आप को ट्रेन करते रहेंगे, अपने अंदर वैल्यू ऐड करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो रिटर्न देती है। पावर फैक्टर कोई नई चीज़ नहीं है किसी भी इंजीनियर्स के लिए, एक टेक्निकल बंदे के लिए। अगर इस ट्रायंगल से देखा जाए तो पावर फैक्टर आप जो किलोवाट है उसको, जो आप अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर को अपेरेंट पावर के ऊपर आज आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास पावर फैक्टर आता है जो कि मैक्सिमम 1 होता है, और जो कि जनरेटर्स का पावर फैक्टर 0.8 होता है। आप किसी भी जेनसेट की स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, उसकी नेम प्लेट पे देखेंगे तो आपको जो पावर फैक्टर है वो 0.8 नज़र आता है, जो कि स्टैंडर्ड है उस अल्टरनेटर के लिए। जो उस अल्टरनेटर की डिज़ाइनिंग हुई है उसका डिज़ाइन जो है वो 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर किया हुआ है। हम आगे मज़ीद देखते हैं कि पावर फैक्टर ऊपर या नीचे जाने से क्या इम्पेक्ट होता है आपके जनरेटर्स की हेल्थ के ऊपर। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्लांट जो लोड है इंडक्टिव लोड होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से ऑपरेट होता है, जैसे मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं और फ्लोरेसेंट लाइटिंग है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नेसेसरी बट द प्रोड्यूस नो यूजफुल वर्क। द यूटिलिटी मस्ट सप्लाई टू द पावर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द पावर प्रोड्यूस टू द यूजफुल वर्क। आसान लफ्ज़ों में अगर आप देखेंगे, आप एक एक्टिव पावर होती है और आपकी एक रिएक्टिव पावर होती है, जिसमें आपकी एक वाटलेस करंट कहलाई जाती है। जहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड का अमल दखल ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर आपकी वाटलेस करंट भी वहाँ पर आ जाती है। पावर फैक्टर इज़ द रेशो बिटवीन रियल पावर पेरेंट पावर। ये तो फार्मूला है, इससे आप पावर फैक्टर बेसिकली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी जो रेशो जो बनेगी आपकी रियल पावर की, जो किलोवाट है आपके, किलोवाट को अगर आप डिवाइड कर देंगे आपके पेरेंट पावर के ऊपर, केवीए के ऊपर, तो आपके पास पावर फैक्टर आ जाता है। ये तो एक फार्मूला है, लेकिन एक्चुअल में पावर फैक्टर होता क्या है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में और आसान से वर्डिंग में, ताकि आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। दोस्तों, पावर फैक्टर किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट की दो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, एक वोल्टेज और करंट। बाकी तमाम पैरामीटर जो हैं वो इसी से निकल कर आते हैं, जैसे किलोवाट है, केवीए है, या केवीएआर है, या फ्रीक्वेंसी है, या आपका जो दूसरे रिलेटेड पैरामीटर हैं, वो इन दो पैरामीटर्स के मुश्तरका अमल से ही निकल कर आते हैं। पावर फैक्टर किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के, अगर मैं ये वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर्स ट्रैवल करते हैं, जैसे साइन वेव अगर आपने देखी है तो ट्रैवल करती है, तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान एक ख़ास एंगल बनता है। यानी ये वोल्टेज और करंट एक ख़ास एंगल में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो एंगल आपका 90 का हो सकता है, 70 का हो सकता है, 60 का हो सकता है। उस एंगल के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं, यानी द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यानी उस वोल्टेज एंड करंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसका जब हम कोसाइन थीटा लेंगे तो वो पावर फैक्टर कहलाता है आपका। तो ये आसान डेफिनेशन है एक पावर फैक्टर की। ये कम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू लोड के। लोड का इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है। लोड आपका रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, और आपका कैपेसिटिव लोड हो सकता है। ठीक है, 3 तरह के लोड जो होते हैं
और इन तीनों तरह के लोड का डिफरेंट बिहेवियर आता है आपके पावर फैक्टर के ऊपर। अगर आप रियल पावर देखेंगे तो आपकी एक्टिव पावर जो होती है वो किलोवाट आपसे मेजर करते हैं, उसमें आपको कोसाइन चाहिए होता है, आपको पावर फैक्टर चाहिए होता है 0.8 होता है जो पावर फैक्टर नॉर्मल तौर पर जेनसेट का होता है। इस तरीके से आप अगर रिएक्टिव पावर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोसाइन नहीं साइन की वैल्यू चाहिए होती है, वहाँ पर आप साइन थीटा का यूज़ करते हैं। ये किलोवाट की एग्जांपल है, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर और कॉस फाई और √3। इससे आप पावर फैक्टर, इससे किलोवाट निकालते हो, इससे आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, आपके पास ये वैल्यू हो। तो इस वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो पावर फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होता है आपके वोल्ट एम्पेयर और √3 के साथ में, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो पावर फैक्टर आपका कम ज़्यादा होने से क्या होता है, पावर फैक्टर याद रखें, पावर फैक्टर कम होगा यानी 0.9876 कम होगा तो आपके एम्पेयर बढ़ेंगे। गॉट इट? रिलेशन बिटवीन पावर फैक्टर एंड करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन है, एक पावर फैक्टर की वैल्यू कम होने से एम्पेयर बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ने से एम्पेयर कम हो जाएंगे। रिजल्ट जो है किलोवाट वो ऑलवेज सेम रहेंगे, चाहे पावर फैक्टर 0.6 हो देन भी किलोवाट वही रहेंगे, पावर फैक्टर 0.8 हो फिर भी किलोवाट वही रहेंगे, क्योंकि किलोवाट जो है वो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिसकी वजह से किलोवाट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा बट एम्पेयर ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक हो गया? जैसे आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका 18 ही आता है। ठीक है, ऐसे एक वैल्यू ऊपर नीचे होने से दूसरी वैल्यू कम ज़्यादा होते तो आपका जो रिजल्टिंग फैक्टर है वो आपका सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। VAR जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो क्या होती है बेसिकली? रिएक्टिव पावर आपने ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपको जब समझ में आएगा तो पावर फैक्टर का जो लॉजिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक्टिव पावर आल्सो कॉल्ड द रियल पावर इज द मेजर इज द इन द वाट और किलोवाट परफॉर्म द यूजफुल वर्क। जो एक्टिव काम हो रहा होता है वो किलोवाट परफॉर्म करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक मोटर्स ट्रांसफार्मर्स रिक्वायर द रिएक्टिव पावर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अलाउ वर्क टू बी परफॉर्म। यहाँ ये बात समझने की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मकनातीसियत बनानी होती है किसी भी मोटर के कॉइल्स के अंदर, ट्रांसफार्मर्स के अंदर, उसको जो पावर चाहिए होती है वो रिएक्टिव पावर होती है, यानी जो फ्लक्स बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, वो रिएक्टिव पावर होती है। हमें तो जो पावर हम अपने आउटपुट पे लेंगे जिससे हम यूजफुल वर्क करेंगे वो पावर जो होगी वो पावर आपकी एक्टिव पावर कहलाएगी। ठीक है, और दूसरी पावर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। ओके, दिस रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड द आल्सो कॉल्ड द वोल्ट एम्पेयर, द रिएक्टिव आर द VAR। द रिएक्टिव पावर इज द measured in the VARs or the kVAR. The total apparent power is called the volt ampere and is the measured in the VA or kVA. So this is the basic concept of the three powers: active power, apparent power and reactive power. अगर आपके सामने ये एक आप जार देख रहे हैं, एक आप ग्लास देख रहे हैं, एक शैम्पेन हो सकती है या कार्बोनेटेड वाटर हो सकता है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपको एक्चुअल जो वाटर नज़र आएगा दैट इज़ कॉल्ड द यूजफुल वाट्स, यूजफुल वर्क है आपका वो। ये किलोवाट की एग्जांपल है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन केवीए बन जाएगा। और जो आप ऊपर वाली आपको हिस्सा जो झाग है, जो फ्यूम नज़र आ रहा है आपको, ये वो वाली वैल्यू है जिससे आप मैग्नेटिक फ्लक्स बनाते हैं। ठीक है, इसका आपको तो बज़ाहिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये आपके पोर्शन के लिए ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है। आपने जो इसकी कैपेसिटी इतनी रखेंगे वरना ये गिरेगी, ये बाहर निकल आएगी। तो ये पोर्शन होता है जो कि 20% पोर्शन रखा जाता है जो रिएक्टिव पावर के लिए, यानी एक अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग जब डिज़ाइन की जाती है तो उस वाइंडिंग का डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये रखा जाता है कि 20% जो है इसके अंदर रिएक्टिव पावर का पोर्शन बिल्ट इन रखना है, 80% जो पोर्शन है वो आपका एक्टिव पावर का पोर्शन होगा। अब ये 80-20% बन जाएगा, 20% इज द रिएक्टिव पावर एंड 80% इज द एक्टिव पावर। दैट्स वाई आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 होता है। ठीक है, तो आपने जब 0.8 पावर फैक्टर से ऊपर जाएंगे 0.9 की तरफ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या नुकसान होगा जेनसेट के लिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
टिपिकल सोर्स जो आपके पावर फैक्टर को लो करते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्टर्स और लाइटिंग ब्लास्ट, ये जो होते हैं ये आपके पावर फैक्टर को कम करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं? पावर फैक्टर दो तरह का होता है, लैगिंग और लीडिंग, दो तरह का होता है पावर फैक्टर। होता है यूनिटी ही है, जब आपका यूनिटी से आगे मजीद वक्त में जाएगा तो वो लीडिंग की तरफ चला जाता है, तो वो माइनस कहलाएगा, यानी 0.9 अगर माइनस में है दैट इज कॉल्ड अ लीडिंग पावर फैक्टर। अगर 0.9 के साथ माइनस नहीं है, प्लस है, तो वो लैगिंग पावर फैक्टर। आपका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग में होना चाहिए, लीडिंग में नहीं होना चाहिए। उसके क्या नुकसान आते हैं वो भी मैं आपको आगे वाले सेगमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ। तो लीडिंग और लैगिंग में ये समझना ज़रूरी है कि लैगिंग में आपका करंट जो होता है, वोल्टेज वहाँ पर आगे होते हैं, लीडिंग में करंट आगे होता है, ये फ़र्क होता है। करंट का वेक्टर जब वोल्टेज से आगे निकल जाएगा तो आपका पावर फैक्टर लीडिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने जो पिक्चर आ रही थी यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका लैगिंग और लीडिंग में आपका जो मैंने बात अभी आपको बताई है, करंट का वेक्टर जब आपका आगे निकल जाएगा दैट इज कॉल्ड द लीडिंग पावर फैक्टर, एंड जब वोल्टेज का वेक्टर आगे होगा तो वो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। व्हाट हैपन्स एट द लो पावर फैक्टर? लो पावर फैक्टर होता है तो क्या होता है, लो पावर फैक्टर जैसे जैसे पावर फैक्टर नीचे आएगा करंट आपकी हाई होती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली पावर फैक्टर के बारे में एक कंप्लीट ट्रेनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। ये यहाँ पर इस ट्रेनिंग में जो मेरा फोकस है वो है जनरेटर्स के साथ। हमारे जितने भी जो जनरेटर्स हैं, डीजल और गैस जनसेट जो होते हैं, उनका पावर फैक्टर क्यों 0.8 होना चाहिए, ये ट्रेनिंग का मेन मकसद इसलिए, लिहाजा मैं अपने इसी सब्जेक्ट के ऊपर रहूँगा। जो पावर फैक्टर के आपने दूसरी मजीद मेरी ट्रेनिंग देखनी तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी मेरी ट्रेनिंग, जिसके अंदर कंप्लीट पावर फैक्टर के बारे में, जिसमें यूटिलिटी कंपनी जो पेनल्टी डालती हैं वो क्यों डालती हैं, तो ऑन फिर ये वो सेपरेट हो जाएगा काम। ठीक है, तो पावर फैक्टर आपका 0.8 रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि आपका पावर फैक्टर का 80% जो आपका किलोवाट एक्टिव पावर है और 20% आपने वहाँ पर एक्टिव पावर का शेयर देना है उस अल्टरनेटर के अंदर। ठीक है, when you are in the market for the generator or the looking the understand your current machine, the better generator power factor is the crucial concept to understand. Power factor is the calculation look at the details to how the generator runs so you can maximize productivity with the generator size you have and spot any issue early. तो इसलिए आपको, आप अगर कस्टमर हैं, आप जनरेटर्स बाय करना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप जनरेटर कमीशनिंग करना चाहते हैं, आप इंस्टॉलेशन आपने करनी है, या आपका कोई भी लिंक बनता है एसी मशीन्स के साथ, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। व्हेन आर जनरेटर रेटेड एट 0.8 पावर फैक्टर? Active current is the useful current which is the in phase with the voltage and provide to the power or kilowatt component of the load. Inductive current is the wasted or wattless current which is the lagging to the voltage by the 90 degree. This is the kVAR component, the power factor unity. So इस डायग्राम से आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर होगा। द वेक्टोरिकल रिजल्ट इज द केवीए द पेरेंट पावर। इस तरीके से आपकी जो हम ट्राइंगल बनाते हैं पावर फैक्टर की, वो कुछ इस तरह से बल्कि निकल कर आती है आपके सामने। व्हाट इज द जनरेटर पावर फैक्टर? जनरेटर का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जनरेटर का पावर फैक्टर 0.8 होता है। किसी भी जनरेटर का, किसी भी अल्टरनेटर का, आप चाहे वो स्टैमफोर्ड का हो, लोरास समर का हो, मिकाल्टे का हो, आप उसकी नेम प्लेट के ऊपर, उसकी स्पेक्स शीट के ऊपर आप देखेंगे तो पावर फैक्टर 0.8 मिलेगा। ये कनेक्शन है एक सिंपल, एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है आपका जेनसेट। ये इसका मास्टर ब्रेन हो सकता है, या उसका पीएलसी हो सकता है, इसका कंट्रोलर हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है। इसके ऊपर आप पावर फैक्टर देख सकते हैं। इसके अंदर पावर फैक्टर की ऑप्शंस होती हैं। तो ये डिस्प्ले के ऊपर आपको पावर फैक्टर नज़र आएगा, आपको दिखाएगा पावर फैक्टर के हर फेज का पावर फैक्टर कितना है और एवरेज पावर फैक्टर कितना है आपका। Also the generator is the machine to supplying the power, the generator load, which is the whatever devices are being the powered is what produce the power factor. A common industry standard generator power factor rating is 0.8 or 80%, meaning these load can use the 80% of the generator power supply. A majority of the time generator that use the power factor.
पावर फैक्टर आपका 0.8 का मतलब आपका 80% पोर्शन एक्टिव पावर का और 20% पोर्शन आपका रिएक्टिव पावर का है, ठीक है। अब ये नुक्ता आपने समझना है कि पावर फैक्टर रेटिंग 0.8 देन वो आपका 80% आपका हो जाएगा, और अगर पावर फैक्टर आपका रेटिंग 0.9 होगी देन वो 90% आपका हो जाएगा, और ऐसे ही पावर फैक्टर अगर 0.95 होगा तो वो 95% काउंट होगा, और ऐसे ही पावर फैक्टर 99 होगा तो वो 99% हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर आप जनरेटर को यूनिटी पावर फैक्टर पे चला रहे हैं, यानी 0.99 या 98 पावर फैक्टर पे चला रहे हैं, तो आपका जनरेटर उतनी परसेंटेज डी रेट हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। आपका नॉर्मल जो पावर फैक्टर है 0.8 होना चाहिए, अभी आपका पावर फैक्टर 0.9 चल रहा है, तो 15% ऐड हो गया। तो वो जो 15% आपने पावर फैक्टर ऐड हुआ है, उस वजह से आपकी मशीन जो है वो 15% डी रेट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो जेनसेट आपका 100 केवीए का है, तो 0.95 पावर फैक्टर के होने की वजह से वो जेनसेट आपका 100 की बजाय वो 85 केवीए का काउंट होगा। तो जो करंट आप उसकी कैलकुलेट करेंगे वो आप 100 केवीए को सपोज नहीं करेंगे, आप उसको 85 केवीए के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आपकी एम्पेयर रेटिंग कम हो जाएगी। ये अब आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पावर फैक्टर जो है ज़्यादा होने से आपको उतना ही डी रेट करना पड़ेगा, उतने ही आपको एम्पेयर कम करने पड़ेंगे, आपकी जो वैल्यू लेंगे वो आपको उतनी ही कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पोर्शन जो है रिएक्टिव पावर का वो कम हो चुका हुआ है, इसलिए आपके लोड की वैल्यू कम हो चुकी है आपके पास। When the active load is full, the power factor is too high, that is the reactive power is too low, reducing the reactive power margin of the system, which will affect the stability of the generator. आपके जनरेटर की अल्टरनेटर की वाइंडिंग जो है वो हाई टेम्परेचर की, जो हाई टेम्परेचर हो सकता है, आपकी अनस्टेबल हो सकता है, उस वाइंडिंग में ये प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हम उसको डी रेट कर सकते हैं। इन एडिशन द लो रिएक्टिव पावर विल काज द जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज टू ड्रॉप, which will affect the auxiliary power. The current drawn by the motor rise, the causing to the voltage to be lower, creating the vicious of the circle of that may the cause the entire system the loss of the stable operation and collapse. Too high power factor will also increase the chance to the generator phase operation and make the generator and heat easily. If it is too low, अगर आपके जनरेटर का पावर बहुत कम हो चुका, लो पावर फैक्टर बहुत कम है, द रिएक्टिव पावर इज टू हाई, एक्साइटेशन करंट राइज, ठीक है। पावर फैक्टर कम होगा, 0.8 से 0.6 आएगा, तो आपका रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी, यानी 0.6 के ऊपर पावर फैक्टर जो है वो रिएक्टिव पावर जो 40% पे चली जाएगी, 20% के बजाय वो मार्जिन 40% पे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, रोटर वाइंडिंग टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपकी उसकी जो सर्विस लाइफ वो शॉर्टर हो जाएगी। वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने से वाइंडिंग का जो लाइफ स्पेन है वो आपका कम हो जाता है। टू लो कॉज द जनरेटर वोल्टेज राइज, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द कोर इंक्रीज द लॉस ऑफ इंक्रीज, हिस्टेरियस लॉसेज आपके बढ़ जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके पावर फैक्टर के 0.8 से ऊपर जाने के और 0.8 से नीचे आने से। नीचे आने से भी आपको नुकसानात हैं और ऊपर जाने से भी नुकसानात हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो लीडिंग पावर फैक्टर है वो कैसे हार्मफुल हो सकता है, और आपके पास जो ग्रीन पोर्शन है ये एक्सेप्टेबल स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग रीजन है। यहाँ पर 0.8 से यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ आप देखें तो ये एक बेरेबल कंडीशन बनती है, आपके पास ये सेफ जोन है। इसके बाद अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग में जाता है तो आपका अनस्टेबल वोल्टेज रीजन कहलाएगा। आपका ऐसे ही पावर फैक्टर आपको 0.8 से नीचे आना शुरू होगा तो वो भी आपका रूटर ओवर हीटिंग रीजन कहलाएगा। इस डायग्राम से बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि आपका पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो किस रीजन में आपको वो सेफली मिलती है। तो ये था एक पावर फैक्टर के बारे में डिटेल के जनरेटर का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। आई होप कि आपको मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ होगा। इसके अलावा अगर फर्दर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी जवाब देने का कोशिश करूँगा कि आपका मज़ीद जो आपकी क्यूरी है उसको सॉल्व करूं या उसको हल करने की कोशिश करूं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।